अब आपको बताती हूं कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर के जो जानकारी है कि मिडिल ईस्ट से वापस जेराल्ड आर फोर्ड लौट सकता है। पश्चिमी मीडिया ये कह रही है कि करीब 10 महीने की एक्टिव ड्यूटी के बाद ये वापसी हो सकती है, क्योंकि किसी भी युद्धपोत पर जो सैनिक तैनात होते हैं उनके ड्यूटी के मंथ सिर्फ 6 होते हैं। बावजूद इसके इसे और ज्यादा बढ़ाया गया और 10 महीने तक उन सैनिकों को उस युद्धपोत पर रखा गया और साथ साथ मरम्मत की जब आवश्यकता थी तो उसकी मरम्मत नहीं करने दी गई। जेराल्ड आर फोर्ड को अब रिपेयरिंग के लिए इसीलिए वापस बुलाया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी जो शुरुआती तौर में ही निकल करके सामने आने लगी थी कि एक बड़ा सैनिकों का बेड़ा वहां पर मौजूद है, लेकिन जो प्राथमिक चीजें होती है वो तक जेराल्ड आर फोर्ड पर उपलब्ध नहीं है। वॉशरूम जैसी आवश्यक सुविधाएं तब वहां पर उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए उसे क्रोएशिया भेजा गया था, लेकिन वापस से लाल सागर में तैनात किया गया। अब जब मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही हैं तो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को फिर से वापस बुलाया जा रहा है ताकि उसकी मरम्मत की जा सके। हॉर्मुज में नाकेबंदी की वजह से प्रभावित तो बहुत कुछ हो रहा है। ईरान इस बात को मानता भी है, जानता भी है, इसीलिए बार बार वो ये कह रहा है कि पहले हॉर्मुज से नाकेबंदी अमेरिका हटा ले, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अब अमेरिका के लिए ईरान से युद्ध न केवल अपमानकारी बल्कि बेहद महंगा साबित हो रहा है। ईरान की रणनीति अमेरिका पर भारी पड़ रही है। अमेरिका ने जंग में अपनी महंगी मिसाइल और उपकरण गंवाए। अमेरिका की साख भी इसकी वजह से कमजोर हुई है और अब राष्ट्रपति ट्रंप इस समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। में अमेरिका फंस चुका है। हर गुजरता दिन अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नई मुसीबत लेकर आ रहा है और अब राष्ट्रपति ट्रंप जंग के मैदान को छोड़ने की तैयारी में है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से बिना समझौता किए ही जीत का ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान जंग की वजह से व्हाइट हाउस मुसीबत में है। उसकी तैयारी है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को ये जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है कि अगर ट्रंप जीत की एक तरफा घोषणा करते हैं तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी। खबरों के मुताबिक ईरान से बिना किसी समझौते के भी अमेरिका युद्ध में जीत की घोषणा कर सकता है। व्हाइट हाउस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध में खुद की जीत की घोषणा करते हैं तो इस पर ईरान का क्या रिएक्शन होगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस जंग से निकलने की कोशिश में है। हालांकि उसे डर है कि अमेरिका के एक तरफा युद्ध में जीत के ऐलान पर ईरान का क्या रिएक्शन होगा। क्या ईरान इसे मानेगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये दुनिया में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती साबित हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी को बढ़ाने का फैसला किया है। उसे फिलहाल ईरान के साथ समझौता होने के आसार कम दिख रहे हैं। इस बीच ईरान ने नए प्रस्ताव तैयार करने के लिए अमेरिका से वक्त मांगा है। ईरान का कहना है कि सुप्रीम लीडर की रजामंदी से ही वो नया प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसमें वक्त लग सकता है। एक और घरेलू और विदेशी मोर्चे पर दबाव बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने अड़ियल रवैया अख्तियार किया हुआ है, जिससे दिन ब दिन तेल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के लिए इस साल के अंत में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर इस चुनाव में ट्रंप की पार्टी हार जाती है तो उसके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। सीनेट और कांग्रेस में बहुमत न मिलने की स्थिति में सरकार अपने हिसाब से फैसला नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक CIA 2 विकल्पों की समीक्षा कर रही है, जिसमें ये पहला विकल्प है कि क्या ईरान युद्ध में जीत की एक तरफा घोषणा करके अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। जबकि दूसरा विकल्प ये है कि क्या वार्ता को लंबा खींचने से अमेरिका को रणनीतिक लाभ मिल सकता है। इस बीच खबर है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती कम कर सकता है। बताया जा रहा है कि करीब 300 दिनों की तैनाती के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड वापस लौट रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जेराल्ड और फोर्ड मई के मध्य तक अमेरिका पहुंच जाएगा।
लेकिन दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट आपको बताते हैं, जहां 60 दिन की वॉर रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका और इजराइल को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। अब जंग में सैन्य खर्च अमेरिका का कितना रहा है, इजराइल का कितना रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अमेरिका की तरफ से $30 बिलियन से ज्यादा नुकसान उठाना उसे पड़ा है। इजराइल को $18 बिलियन से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है इस युद्ध की वजह से। ये युद्ध जो कि पिछले 15 दिन से सीज फायर में है, बावजूद इसके एक बड़ा नुकसान दोनों देशों को हुआ है। 17 सैन्य अड्डे अमेरिका के पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। लगातार ईरान की तरफ से जो बमबारी की गई थी उसमें 5 सैन्य ठिकाने इजराइल के भी प्रभावित हुए हैं। इजराइल में भी बमबारी करके तमाम सैन्य ठिकानों से लेकर के ऊंची ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया था। अमेरिका 13 एयरक्राफ्ट अपने पूरे तरीके से नष्ट करवा चुका है। हालांकि इजराइल के मामले में ये संख्या शून्य नजर आती है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका को ही आगे करके रखा हुआ है कि नुकसान होगा तो इनका। अमेरिका की तरफ से 1500 मिसाइल अटैक किए गए हैं, इजराइल की तरफ से ये 890 मिसाइल अटैक है। तो 60 दिनों की वॉर रिपोर्ट में इस तरीके से दोनों ही देशों को चोट पहुंची है। इनकी तरफ से हमला करके दूसरे देश को यानी ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो जरूर की गई, लेकिन ईरान से ज्यादा नुकसान इन्हीं देशों का हो गया है। विमान नष्ट हुए सो अलग, मिसाइल अटैक हुए सो अलग। अब ईरान ने सुपर पावर का जो सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया है, कैसे इस जंग में उन्हें फायदा पहुंचा है, वो आपको बताती हूँ। युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित करना इनकी जो सबसे पहली रणनीति थी। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित नहीं किया जाता था, किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने क्या कहा? युद्ध के बाद उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अब ईरान कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल कर रहा है। हर गुजरते जहाज से वो मन मुताबिक पैसे वसूल रहा है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका का इवन वहां पर लगाया गया ब्लॉकेट भी उसे रोकने में नाकामयाब हुआ है। युद्ध से पहले स्थिति क्या थी? गल्फ ऑफ ओमान में कोई रोक टोक नहीं थी। गल्फ ऑफ ओमान में कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन युद्ध के बाद स्थिति यह है कि अब गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका नाकेबंदी करके बैठा हुआ है। इसी नाकेबंदी को तो हटाना है। अब जरा समझिएगा कि हॉर्मुज पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईरान का नहीं है, बल्कि ओमान का भी है। और उसने ये कहा था शुरुआत में कि हम यहां से जो टोल वसूलेंगे वो हम ओमान के साथ साझा करेंगे, लेकिन ओमान ने इसके लिए इनकार कर दिया। अब युद्ध से पहले ईरान के तेल पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में तेल का सप्लाई नहीं कर पाता था। लेकिन युद्ध के साथ साथ ईरान के तेल पर प्रतिबंध हट गए, या उसने हटे हुए मान लिए और तमाम देशों ने मान लिए, जिसकी वजह से ईरान के तेल पर से प्रतिबंध हटते ही दुनिया भर ने उससे तेल खरीदना शुरू किया और उससे अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। लेकिन हॉर्मुज में जो स्थिति अमेरिका ने पैदा की है, उसकी वजह से ईरान को अब नुकसान हो रहा है। युद्ध से पहले परमाणु हथियार नहीं बना रहा था ईरान, ये बहुत स्पष्ट था। पूरी दुनिया ये जानती थी कि वो हथियार नहीं बना रहा है। लेकिन युद्ध के बाद अब स्थिति ये है कि अब ईरान परमाणु हथियार बनाएगा। और जो वहां पर मैन मेड भूकंप आए हैं बार बार, उसके बाद ये कहा भी जा रहा है कि उन्होंने अब तक तो हथियार बना भी लिए होंगे, क्योंकि बातचीत के दौरान ईरान लगातार ये कह रहा था कि बस 2 हफ्ते चाहिए हमें, 2 हफ्ते में हम परमाणु हथियार बना लेंगे। और वहां पर 2 बार इस पूरे युद्ध के दौरान मैन मेड भूकंप आया था 4.1 तीव्रता का, जिसके साथ कई एक्सपर्ट का यह कहना था कि उसने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। युद्ध से पहले खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने पहले उनकी संपत्ति हुआ करते थे। खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने थे, अमेरिका की संपत्तियां थी। लेकिन जैसे ही हमला किया गया, युद्ध के बाद स्थिति पलट गई। ईरान हमले से यूएस के ठिकाने बोझ बन गए उन तमाम देशों के लिए जहां पर वो उन्होंने अपने मिलिट्री एयर बेसिस बनाए हुए थे, क्योंकि उन देशों पर भी तो हमला हुआ। अमेरिका के लिए क्वाड और नेटो सहयोगी था, लेकिन युद्ध से पहले, युद्ध के बाद क्वाड और नेटो से अनबन हो गई अमेरिका की। क्वाड ने भी मना कर दिया, नेटो ने भी मना कर दिया, आपकी लड़ाई है, आप जाकर के लड़िए, हमें से कोई नहीं उतरने वाला है। नेटो को इसलिए बार बार कागजी शेर कहते हैं और नेटो से अलग होने का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। दुनिया भर में महंगाई पहले घट रही थी युद्ध से पहले, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दुनिया भर में महंगाई से लोग परेशान हो गए हैं और उसकी वजह ये सिर्फ युद्ध और उसमें झोंकने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कुछ दिन में ही वापस लौट सकता है। अब आइए आपको जेराल्ड आर फोर्ड की ताकत के बारे में बता देते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी 4 स्तर की सुरक्षा है। पहली लेयर में 5 डिस्ट्रॉयर लगे हुए हैं। ये जो आप शिप युद्धपोत के आसपास ये छोटी छोटी शिप्स देख रहे हैं, दरअसल ये डिस्ट्रॉयर है। अगर कोई भी इसकी सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो उन्हें पहले इन डिस्ट्रॉयर को नष्ट करना होगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल कहा जाता है। दूसरी लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन होता है, जिसमें FA-18
ई सुपर हॉर्नेट, F-35C लाइटनिंग और 90 फाइटर जेट्स तैनात होते हैं। ये 90 फाइटर जेट्स होते हैं, यानी अगर एक कॉल कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और कहा गया क्या वो ऑपरेशन शुरू किए जाए, तो एक साथ इतने सारे फाइटर जेट वहां पर पहले से तैनात हैं और हर युद्धपोत पर तैनात है। इस पर 90 तैनात है, अब्राहम लिंकन पर भी 80 लगभग तैनात है। वो पूरी कहानी मिटा सकते हैं अगर इनकी तरफ कोई बढ़ेगा। तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम होते हैं जिसमें MK-15 फाइनेक्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, साथ ही MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स होता है, जिसके माध्यम से ये पूरे युद्धपोत को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं कि अगर पहली 2 लेयर को कोई भेदने का प्रयास कर भी लिया तो तीसरी लेयर तक वो खत्म हो जाएगा। चौथी लेयर में E-2D हॉकी अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, MS-60S Seahawk एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर होते हैं जो इसे और ज्यादा सुरक्षा देंगे। तो ये 4 लेयर में उसकी सुरक्षा व्यवस्था जब बनाई गई हो तो आप समझ जाइए कि उस तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन हाल USS जेराल्ड आर फोर्ड के खराब कर दिए गए हैं पिछले 10 महीने से उसकी तैनाती कर करके, इसीलिए उसे वापस बुलाने की नौबत आज आ गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।